नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम मास्टर स्टडी में। मैं सचिन राठौर आपको बात करेंगे इस क्लास में सीटेट में। इतना आपको पढ़ लीजिए, आपको 110 नंबर पक्का आ जाएगा। जानेंगे आपको इस वीडियो में, बताएंगे हम फुल डिटेल में कि क्या क्या पढ़ना है। आज यहाँ पे फ़िलहाल हम सिर्फ पेडागोजी या साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। साइकोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है, मनोविज्ञान की पूरी डिटेल हम आपको देंगे। ये टॉपिक आपको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है, इतना आप पढ़ के जाइएगा, पेपर आपका ख़राब नहीं होगा। तो चलिए बात करने वाले हैं हम आगे वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को अवश्य सारे दोस्तों को अपने शेयर करिए, ताकि उनको भी ये टॉपिक पता चलें और वो इनको छोड़ के ना जाएं। तो चलिए क्लास शुरू। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं आपको सीटेट जो आने वाला है 31 जनवरी को, जो जनवरी में होगा एग्ज़ाम, उसके लिए अब टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। तो इसके लिए हम एग्ज़ाम मास्टर हिस्ट्री पर सारी क्लासें तो नहीं चला सकते हैं, पर आपको हम इम्पोर्टेंट ज़रूर बता सकते हैं। इसमें हम आज आपको वो बातें बताएंगे जिनसे, जिस टॉपिक से हमेशा ही क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का हमेशा फंसता है। बात करने वाले हैं हम यहाँ से पियाजे का सिद्धांत। देखिए पियाजे, कोहलबर्ग, इन दोनों के सिद्धांत में से, और वाइगोत्स्की का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, इन सब में से हमेशा 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। पियाजे से पिछली बार भी 2 से 3 क्वेश्चन बने थे, कोहलबर्ग का उनका भी पूछा जा चुका है, और वाइगोत्स्की का तो करीब 5 से 6 नंबर पूछा गया था। सारे ही ऐसे हैं सिद्धांत जिनसे हमेशा क्वेश्चन बनते ही हैं। इन टॉपिक को आपको हमेशा पढ़ के जाना है, एक को भी मिस नहीं करना है। यहाँ पे पियाजे का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, अवलोकन का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत आप कतई अलग टॉपिक पे अलग कॉपी पेन उठा लीजिए और उनको नोट करते जाइए। मैं गारंटी लेता हूँ कि मनोविज्ञान में ऐसे प्रश्न आपको इन सब टॉपिक से अवश्य देखने को मिलेंगे। ये ऐसे टॉपिक हम बता रहे हैं जिनसे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। जिसकी तैयारी नहीं है अभी तक, वो तैयारी अगर अच्छा करना चाहता है तो अच्छी तैयारी के लिए उसे ये देखना होगा। सारा कुछ तो नहीं वो पढ़ सकता है, पर उसे इम्पोर्टेंट ज़रूर है कि ये सारे ही क्वेश्चन, उसे सारे ही टॉपिक देखने पड़ेंगे। यहाँ पे पावलोव, अवलोकन का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, ये सारे ही बहुत मायने रखते हैं। इनको हम आगे डिटेल में भी बताएंगे। हमारी कुछ पिछली क्लासें पढ़ी हैं जिसमें हमने पढ़ाया भी है इनके बारे में, आप हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे आने वाले समय में, संभवतः अगले 11 तारीख से क्लासें चालू हो जाएंगी। तो यहाँ पे बात करेंगे अधिगम विकार की। इससे भी एक जो विकार होता है अधिगम का, उससे भी 1 से 2 नंबर का प्रश्न आ जाता है। 1 नंबर का तो हमेशा ही सीटेट में पूछा जाएगा। एक विकार आपसे पूछ लिया जाएगा अधिगम के बारे में। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, मोनोपिया, डिस्कैलकुलिया, सारी ही डिसलेक्सिया जैसे पढ़ने के लिए, ग्राफिया मैथ के लिए, डिस्कैलकुलिया, तो ये सारी ही किससे संबंधित विकार है, ये सारा पूछा ही जाता है। एक न एक बीमारी हमेशा पूछी जाती है। चलिए आगे हम देखते हैं। इधर देखते हैं हम शिक्षण का सिलेबस। शिक्षण के सिलेबस में नंबर 1 पे बात करेंगे बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे सोचते हैं। इन सब बातों का भी इसमें बहुत ही ध्यान रखना है। देखिए सीटेट में कहीं से भी आप रट के जाएंगे कभी कार्य नहीं होगा। इसमें सब आप अगर अच्छा करना चाहते हैं तो अपने घर में, अपने समाज में क्या हो रहा है, उनसे क्वेश्चन के बारे में सीखिए। आप उधर दिमाग लगाइए। अगर आप रट के जाएंगे कभी सीटेट में आपका अच्छा पेपर नहीं होने वाला है। बस देखना अपने घर के बच्चों में, हर किसी के घर में बच्चे होते हैं, उन पे ध्यान दीजिए। इसमें रट्टा नहीं चलता है। सबसे पहले बात यहाँ पर करेंगे कुछ मेन पॉइंट की। बच्चे कैसे सीखते हैं, पूरा सीटेट में बच्चे पे ध्यान रखना है। बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे सोचते हैं।
बच्चा एक समस्या समाधान करता है, उसे वैज्ञानिक के रूप में देखा जाता है। दूसरी बात, सीटेट में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसको आपको बच्चे के ऊपर गलती नहीं थोपनी है। टीचर को गलत ठहराइए, लेकिन कभी बच्चा गलत नहीं होगा, इतना सीटेट में हमेशा याद रखिए। अगर आपने बच्चे को गलत कहीं पे बता दिया तो आप जानो सब गड़बड़ कर देंगे। बच्चे को गलत नहीं ठहराना है, दंड नहीं देना है। मार कूट की बात तो सीटेट क्या किसी भी एग्जाम एनसीएफ 2005 में साफ साफ कहा गया है कि बच्चे को कूटना नहीं है। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं, अगली बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 3 की, शिक्षण अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, इस पे भी ध्यान रखना है। बच्चा एक वैज्ञानिक है इसके रूप में, जिसे सृजनात्मकता, खिलौना बनाना, नई खोज करना। बच्चे को आप गाड़ी लिए जा रहा है, वो आपने मिठाई का डब्बा फेंक देते हैं। छोटा बच्चा होता है, आपने मिठाई खाई, वो डब्बा आपने फेंक दिया, लेकिन बच्चा क्या करता है, उसमें यहाँ पे धागा बांध के वो उसमें पहिए लगा लेता है या ऐसे खींचता है, वो इसे गाड़ी के रूप में बना लेता है। बच्चे को किसी ने नहीं बताया कि ये गाड़ी बन जाएगी, लेकिन बच्चे ने खुद से सोचा, खिलौना बना लिया, नई खोज कर ली। यही एक वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक वो नहीं है जो नासा में बैठा है, वैज्ञानिक हर घर में है। बच्चा जितने हैं वो वैज्ञानिक हैं, क्योंकि वो कुछ नया खोजते हैं। प्रश्न पूछना, जिज्ञासा उसके अंदर रहती है तो वैज्ञानिक है। प्रश्न पूछेगा, जानने की तत्परता रहेगी, बच्चा वैज्ञानिक के रूप में ही माना जाएगा। खतरा मोल लेना, बच्चे से बोल दो कि आप यहाँ इस जगह पे नहीं जाना, बच्चा हमेशा उस जगह पे जाके देखेगा कि पापा कब घर से जाएं, बच्चा यहाँ पे पहुँच जाए। मौलिकता होती है, बच्चा कभी नकल नहीं मारता है, कुछ नया करने की कोशिश करता है। टूटे खिलौने को जोड़ता है, संक्रियता इसे कहते हैं। टूटे हुए खिलौने को जोड़ना संक्रियता कहलाती है। क्रिया एवं प्रयोग, ये भी एक वैज्ञानिक ही बच्चे का गुण दर्शाता है कि ये वैज्ञानिकता है। क्रिया एवं प्रयोग, क्रिया एवं प्रयोग की बात करें तो यहाँ पे बताएंगे हम करके सीखना। बच्चा करके सीख रहा है। अगला है शिक्षण अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं। अधिगम एवं अभिप्रेरणा, संज्ञान एवं संवेग, अधिगम को प्रभावित करने वाले निजी एवं बाह्य कारक, अधिगम की वैकल्पिक धारणाएं। यहाँ पे जब देख रहे हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले निजी एवं बाह्य कारक, इसमें अधिगम को बहुत से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इस पॉइंट को भी हम समझेंगे, समझते हुए देखते हुए चलते हैं। अधिगम एवं अभिप्रेरणा, इसमें देखिए जो अधिगम माने होता है सीखना। अधिगम पूर्व ज्ञान, उचित शिक्षण विधि, जिज्ञासा की शक्ति या विषय वस्तु का जो पसंद करना, भ्रम को दूर कर दिया जाए, करके सीखना, पुनर्वलन, पुरस्कार, कक्षा या वातावरण का व्यवहार, शिक्षक का व्यवहार, ये सब मायने रखती हैं एक अधिगम के लिए, सीखने के लिए। जब तक जिज्ञासा नहीं होगी, उचित मार्गदर्शन नहीं होगा, करके बच्चा सीखेगा नहीं, पुनर्वलन नहीं मिलेगा, उसे कुछ पुरस्कार नहीं रखा जाएगा, तब तक बच्चा सीखने के लिए तत्पर नहीं रहेगा, उससे उसे अभिप्रेरणा मिलेगी। ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट है अधिगम की वैकल्पिक धारणाएं। अधिगम की वैकल्पिक जो धारणाएं हुए उसमें थॉर्नडाइक का नियम पढ़ सकते हैं, अनुबंधन विधि, ये मतलब अधिगम मतलब सिखा किस हिसाब से रख सकते हैं, वैकल्पिक उसकी विधियां क्या हैं, सूझबूझ का सिद्धांत है, परीक्षा में तुक्का लगाना अपनी सूझ है, बंदर का केला पाना ये भी अपनी एक सूझ है। थॉर्नडाइक ने बताया है तत्परता, अभ्यास, प्रभाव का नियम, क्रिया प्रसूत, अनुबंधन का सिद्धांत, ये सब अधिगम के वैकल्पिक धारणाएं हैं। ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे एक और आगे टॉपिक को पढ़ना होगा आपको, इसमें हमने नहीं दिया है, अधिगम के लिए सीखना
या अधिगम का सीखना। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना है। क्या हमने बोला? अधिगम के लिए सीखना, सॉरी, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन वो होता है बच्चे की रुचि जानना। इसे क्या कहेंगे? अधिगम के लिए आकलन। डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिगम के लिए आकलन मतलब कि बच्चे की रुचि जानना, और अधिगम का आकलन पढ़ाने के बाद अधिगम की जांच करना। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन सुनने में जरा एक जैसे लगता है। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आप आकलन तब करेंगे जब आप अधिगम किसी बच्चे को कुछ सिखाने के लिए जाएंगे। बच्चे की रुचि जानना अधिगम के लिए आकलन है। क्लास में आप गए, बच्चे की रुचि जानी, अधिगम के लिए आपने अधिगम या सिखाने के लिए उसका आकलन किया, बच्चे की रुचि जानी। लेकिन अधिगम का आकलन मतलब कि आप सिखा चुके हैं, उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं, तो परीक्षा तभी लेंगे जब पढ़ाने के बाद आप अधिगम की जांच करेंगे। इसमें कुछ पॉइंट आपको बताते चलते हैं, कभी आप सीटेट में गलत नहीं करेंगे। यहाँ पे एक और बात करेंगे हम पोर्टफोलियो की। लिखना भूल गए हैं पोर्टफोलियो, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है। पोर्टफोलियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रख लीजिए। कई परीक्षाएं स्वयं का आकलन उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। कई परीक्षाएं या स्वयं का आकलन ही पोर्टफोलियो है। यहाँ पे क्या करना है और क्या न करें। सबसे पहले बात करेंगे कि सीटेट में इतने पॉइंटों पे ध्यान रखिए, क्या न करें। नंबर 1, विद्यार्थियों की तुलना न करें। विद्यार्थियों की तुलना न करें। दूसरा पॉइंट याद रखें, समान शिक्षण विधि। किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव ना करें। नंबर 1 है विद्यार्थियों की तुलना ना करें। दूसरा पॉइंट है समान शिक्षण विधि से। ये नहीं आप एक बच्चे को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, दूसरे को किसी दूसरी विधि से समझा रहे हैं। तीसरा है समान पाठ्यक्रम होना चाहिए। एक बच्चे के साथ भेदभाव ना करें। 2 बच्चों के साथ अगर 10 बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं तो सबको सेम पाठ्यक्रम दें। व्यक्तिगत जो होती है विभिन्नता की अनदेखी न करें। जैसे एक बच्चा अगर विकलांग है तो उसे अलग से सहायता देनी चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता की अनदेखी न करें। समान पाठ्यक्रम है तो समान रखें। इसकी विद्यार्थियों में तुलना कतई न करें। ये आपको एको पॉइंट ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं करना है। एक बार फिर से सुन लीजिए, विद्यार्थियों की तुलना नहीं करनी है, समान शिक्षण विधि देनी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को अलग अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, समान पाठ्यक्रम करना है और व्यक्तिगत विभिन्नता की अनदेखी नहीं करनी है। अगर यहाँ पे देखिए सामाजिकरण की प्रक्रिया, सबसे पहले बात करेंगे परिवार। प्राथमिक सामाजिकरण का सिद्धांत है परिवार प्राथमिक है, लेकिन ये अनौपचारिक है। सक्रिय कारक है लेकिन ये अनौपचारिक है। अगर पूछे सामाजिकरण की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है तो यदि उसमें दिया है परिवार और अनौपचारिक तब तो सही है। अगर औपचारिक दिया है तो उसमें औपचारिक, अगर सामाजिकरण की प्रक्रिया पूछे तो विद्यालय आ जाएगा। सहपाठी संचार माध्यम, ये सब बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी हमने आपको इसमें भी बहुत डिटेल में बता दिया है, पर ये जितने भी पॉइंट हैं हमारा मेन उद्देश्य था आपको ये समझाना कि इन पॉइंटों को आप कभी भी न छोड़ें। बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चा एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में। शिक्षण अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं अधिगम एवं अभिप्रेरणा, संज्ञान एवं संवेग। अभी कुछ अगर टॉपिक में इसमें छूटा है, अभी बहुत कुछ छूटा है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और अगले 10 दिसंबर से हमारे YouTube वीडियो पे आपको सीटेट की क्लास निःशुल्क दी जाएगी और उस पे
वही वीडियो आपको मिलेंगे जो इम्पोर्टेंस है सबसे ज़्यादा है, ठीक है, जो बार बार परीक्षाओं में आते रहते हैं। चलिए